नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मई महीने के दूसरे सप्ताह के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो मई का महीना था उसके फर्स्ट पार्ट को यानी हमने पहले सप्ताह के वीडियो को कंप्लीट करा दिया था। पहले सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करा दिया था जो कि मई महीने के पहले सप्ताह के बन सकते थे, तथा आज के इस वीडियो में हम मई महीने के दूसरे सप्ताह के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को और कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि मई के सेकेंड वीक के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में रिलायंस जियो ने यूएस से आधारित सिल्वर लेक कंपनी को कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में आपको पता होगा जो रिलायंस जियो है इसमें कई कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी खरीदी हुई है। तो इसमें से लेटेस्ट जो कंपनी है वो है यूएसए की कंपनी है सिल्वर लेक, तथा इसने जो है रिलायंस जियो में 1.15 हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1.15% हिस्सेदारी खरीदी गई है सिल्वर लेक के द्वारा। किस कंपनी में? तो रिलायंस जियो में। तो आप इसे याद रखिएगा, कहता है जो सिल्वर लेक कंपनी है यह यूएसए की कंपनी है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इससे पहले फेसबुक ने भी इसमें अपनी कुछ हिस्सेदारी खरीदी थी, लगभग 9.9%। आप याद रखिएगा, इससे पहले फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद एक और कंपनी बनी थी विस्टा, आप इसे याद देखिएगा, विस्टा ने भी जो है रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी थी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिन्होंने हाल ही में रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदी हुई है। मैंने आगे लिखा भी हुआ यहाँ पे, आप देख रहे हैं। रिलायंस जियो ने जो है 9.9% हिस्सेदारी फेसबुक को बेची है। उसके बाद 1.15% जो हिस्सेदारी है यूएसए कंपनी सिल्वर लेक को बेची है, और 2.32% जो हिस्सेदारी है वो विस्टा कंपनी को बेची है रिलायंस जियो ने। तो आप इसे याद रखिएगा, ये जो इम्पॉर्टेंट हिस्सेदारी खरीदी गई आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं IBRD, में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल की महिला को नामित किया। ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये भारतीय मूल की महिला हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नामित की गई हैं। तो आपको उनका नाम बताना है कि जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व है IBRD में किस भारतीय मूल की महिला के द्वारा किया जाएगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय मूल की महिला का नाम है अशोक माइकल पिंटो, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय मूल की महिला है, इनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। इनको हाल ही में नामित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। किस लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति को हायर के मतलब नामित किया था, किसके लिए? तो OECD के लिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा। OECD क्या है? तो OECD है आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। OECD का क्या फुल नेम होता है? आर्थिक विकास और सहयोग संगठन। तथा इस OECD में अमेरिका का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया था मनीषा सिंह को। तो इसे मनीषा सिंह देख रहे हैं ऑप्शन बी में, मनीषा सिंह को OECD में अमेरिका का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया था। तथा इनको अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चयनित किसने किया था? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अमेरिका में दो अन्य भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। तो ये दो नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सामिया नसीम का और श्री श्रीनिवासन का। सामिया नसीम रहने की वाली हैं गोरखपुर की, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। जो सामिया नसीम है ये गोरखपुर के रहने वाली हैं तथा ये अमेरिका में जज बनी है, इसलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो सामिया नसीम है ये गोरखपुर की रहने वाली एक महिला है जो अमेरिका में जज बनी है, और इसके बाद श्री श्रीनिवासन भी अमेरिका में जज बने हैं। तो इसलिए जो चारों नाम मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये चारों नाम आपके एग्जाम के लिए 101% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति कहीं बाहर कोई
अचीवमेंट हासिल करते हैं तो उन प्रश्नों के आने के चांसेस एग्जाम में काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण से मैंने इस प्रश्न को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इन 4 व्यक्तियों के बारे में इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, एक बार आप नोट डाउन इसे जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए के बारे में अगर हम बात करें तो अशोक माइकल पिंटो, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है अशोक माइकल पिंटो। इन्हें IBRD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है नाम हमारा मनीषा सिंह का, तो मनीषा सिंह को OECD में तो OECD में अमेरिका का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। क्या बनाया गया है? तो मनीषा सिंह को OECD यानी कि विश्व आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को हम OECD कहते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD में अमेरिका की अस्थायी प्रतिनिधि बनाई गई हैं मनीषा सिंह, तथा इनको अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नामित किसने किया था? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद सामिया नसीम गोरखपुर के रहने वाली हैं, ये अमेरिका में जज बनी हैं। और उसके बाद श्री श्रीनिवासन भी अमेरिका में जज बने हैं। तो ये चारों नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल के रूप में स्मृति मेडल से सम्मानित किया है किसे? तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। ये उत्तर कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन, इन्हीं को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से सम्मानित किया है व्लादिमीर पुतिन ने, यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और CEO बनाए गए हैं कृष्णन रामचंद्रन, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कृष्णन रामचंद्रन है ये मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और CEO बनाए गए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना में पायलट नियुक्त होने वाले पहले हिंदू कौन बने? ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में पाकिस्तान की वायुसेना में पायलट नियुक्त होने वाले पहले हिंदू बने हैं राहुल देव, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। राहुल देव जो हैं ये पाकिस्तान की वायुसेना में पायलट नियुक्त होने वाले पहले हिंदू बने हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक नाम और आप याद रखिएगा, सना मीर। सना मीर ये नाम इस बार चर्चा में है क्योंकि ये इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, तथा ये पाकिस्तान की क्रिकेट खिलाड़ी है, पाकिस्तान की महिला टीम की क्रिकेट खिलाड़ी हैं सना मीर। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी। इसके बाद पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर हैं नसीम शाह, आप याद रखिएगा नसीम शाह, ये भी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। क्यों चर्चा में है? तो नसीम शाह पहले खिलाड़ी बन गए हैं हैट्रिक लेने वाले, टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। आप इसे याद रखिएगा, टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं नसीम शाह। और ये कहाँ के हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं कहाँ के? पाकिस्तान के। तो आप इसे याद रखिएगा। एक चीज़ और आप याद रखिएगा पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बना है जिसने यूनाइटेड नेशन में अपनी टीम भेजी जिसमें एक ट्रांसजेंडर था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बना है जिसने यूनाइटेड नेशन में अपनी एक टीम भेजी थी तथा उस टीम में एक ट्रांसजेंडर था जिसका नाम था आयशा मुगल। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आयशा मुगल ये पहली ट्रांसजेंडर बनी है जो पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई है, कहाँ पे? तो यूनाइटेड नेशन में। तो ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा लास्ट एट होम 2020 रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा विस्थापित होने वालों लोगों की संख्या किस देश में, यहाँ पे आंतरिक रूप से बात की जा रही है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या किस देश में है? तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत, आप इसे याद रखिएगा, भारत में वर्ष 2019 में
आंतरिक रूप से यानी अपने देश के अंदर ही विस्थापित लोगों मतलब विस्थापित होने वाले लोगों की जो संख्या थी वह काफ़ी अधिक थी, लगभग 50 लाख से अधिक लोग। कहाँ से कितने? तो लगभग 50 लाख से अधिक लोग अपने देश में ही विस्थापित हुए थे। तो इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंतरिक रूप से यानी कि अपने देश में ही विस्थापित होने वाले लोगों की बात की जा रही है, तो अपने देश में ही। तो इस मामले में जो भारत है वो टॉप पे है। भारत में आंतरिक रूप से जो है विस्थापित हुए लोगों की संख्या सबसे अधिक है। लगभग 2019 में 50 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए थे आंतरिक रूप से भारत में। इसके बाद दूसरे नंबर पे इस रिपोर्ट में बताया गया फिलीपींस है। फिलीपींस में लगभग 42 लाख लोग विस्थापित हुए थे। कितने? तो 42 लाख लोग विस्थापित हुए थे। उसके बाद बांग्लादेश में कितने थे? तो बांग्लादेश, ये बस आप याद रखिएगा, बांग्लादेश इसमें तीसरे स्थान पे विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या में, और चौथे स्थान पे आपको चीन मिलेगा। तो पहले स्थान पे जो है भारत है, दूसरे स्थान पे फिलीपींस है, तीसरे स्थान पे बांग्लादेश है, और चौथे स्थान पे आपको चीन मिलेगा। तो आप इसे याद रखिएगा। अब यूनिसेफ के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में आपको यूनिसेफ का मुख्यालय मिलेगा, तथा हेनरी एटाफोर इसके डायरेक्टर जनरल है। कौन? तो हेनरी एटाफोर जो है ये यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में डायच वेले 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये भी आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में डायच वेले 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है द वायर। आप इसे याद रखिएगा, द वायर जो है द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं। क्या है? द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं सिद्धार्थ वरदराजन। इन्हीं को 2020 के डायच वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सिद्धार्थ वरदराजन। तथा सिद्धार्थ वरदराजन हैं कौन? तो द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा युगा योग योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह जो मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना है इसका शुभारंभ किया गया है त्रिपुरा की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। त्रिपुरा की गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है, तथा इस योजना में कॉलेजों विश्वविद्यालय के लास्ट ईयर में पढ़ने वाले युवाओं को मोबाइल खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस योजना की खास बात क्या है? तो यह जो मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना है, इस योजना के तहत त्रिपुरा राज्य में कॉलेजों और विश्वविद्यालय के लास्ट ईयर में पढ़ने वाले युवाओं को मोबाइल खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे, तथा यह जो स्कीम है यह त्रिपुरा गवर्नमेंट की है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कादमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल कादमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक के, यानी ऑप्शन इसका जो बी है हमारा बिल्कुल सही है। इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कादमी। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में आपको पता होगा कि वाइजैक गैस लीक हुआ था, यानी वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम में एक गैस लीकेज कांड हुआ था। तो इसी के बारे में यह प्रश्न है। तो प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि वाइजैक, यानी कि वाइजैक को हम कहते हैं विशाखापट्टनम, दोनों नाम एक ही, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाइजैक को विशाखापट्टनम के नाम से ही जाना जाता है। तो वाइजैक में यानी विशाखापट्टनम में एक एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री थी, तथा इस इंडस्ट्री से जो हाल ही में गैस रिसाव हुआ था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था सिंपली। तो जो एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री थी यह थी विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम को हम वाइजैक के नाम से भी जानते हैं, इसको वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है, विशाखापट्टनम को, इसे आप याद रखिएगा। तथा जो एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री थी इससे कौन सी गैस लीक की थी? तो स्टायरीन, यानी ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। स्टायरीन नामक
गैस का लीकेज हुआ था एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री से, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसका एक नाम और है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। स्टायरीन को हम बिनाइल बेंजीन गैस के नाम से भी जानते हैं। किस गैस के नाम से? तो बिनाइल बेंजीन इसका दूसरा नाम है स्टायरीन गैस का। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर स्टायरीन की जगह आपके एग्जाम में बिनाइल बेंजीन आ जाए तो इसे भी आप याद रखिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टायरीन की जगह बिनाइल बेंजीन भी आपको एग्जाम में दे सकता है। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ यह जो एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री है यह कहाँ पे है? तो मैंने आपको बताया विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक में है। तथा यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कहाँ की? यह साउथ कोरिया की कंपनी है एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस समुदाय के लोगों के द्वारा वैशाख दिवस मनाया गया? तो जो वैशाख दिवस है यह प्रतिवर्ष किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष बौद्ध समुदाय के लोगों के द्वारा जो है वैशाख दिवस को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध समुदाय के लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष वैशाख दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा संजीवनी वाहन का निर्माण किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में संजीवनी वाहन का जो निर्माण है यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा संजीवनी वाहन का निर्माण किया गया है। तथा ये जो संजीवनी वाहन है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में, कहाँ? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में संजीवनी वाहन का निर्माण किया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ संजीवनी वाहन से रिलेटेड कुछ अन्य स्कीम है जो लेटेस्ट में चलाई गई हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा, संजीवनी वाहन का संबंध है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छतरपुर में संजीवनी वाहन बनाए जा रहे हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने ई संजीवनी, आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उसने ई संजीवनी नामक ओपीडी की शुरुआत की थी। तो इसे आप याद रखिएगा, ई संजीवनी जो ओपीडी है यह हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। तथा इसके बाद एक आरोग्य संजीवनी नामक बीमा स्कीम चलाई गई थी। आप इसे याद रखिएगा, आरोग्य संजीवनी यह एक बीमा स्कीम है। किसके द्वारा चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी इरडा के द्वारा। किसके द्वारा? तो IRDAI यानी बीमा नियामक प्राधिकरण जो है इरडा, इसी के द्वारा आरोग्य संजीवनी नामक जो है बीमा स्कीम चलाई गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तथा इसके साथ एक लेटेस्ट में ऑपरेशन संजीवनी भी चलाया गया था। तो ऑपरेशन संजीवनी जो है इसके तहत हमने मालदीव को दवाइयाँ पहुँचाई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मालदीव को दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी भी चलाया गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो संजीवनी जो जहाँ भी शब्द आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग राज्य के द्वारा स्कीम्स जो हैं चलाई गई थी संजीवनी से रिलेटेड। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस देश ने टोमन को अपने देश की नई मुद्रा बनाई है? तो एक टोमन इक्वल टू होता है 10,000 रियाल। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे पहले एक टोमन बराबर कितना होता है? तो एक टोमन बराबर होता है 10,000 रियाल। तो यह जो टोमन करेंसी है किस देश की नई करेंसी है? तो ईरान की नई करेंसी है टोमन। तो आप इसे याद रखिएगा, ईरान ने अपनी नई मुद्रा बनाई है टोमन। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में जो ईरान है, इस ईरान देश ने नूर नामक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। इसने एक नूर जो है यह मिलिट्री सैटेलाइट, इसे आप याद रखिएगा, नूर जो है यह एक मिलिट्री सैटेलाइट इसे लॉन्च किया था। इसके बाद जफर वन नामक सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा। तथा सुरैना नामक रॉकेट, आप इसे याद रखिएगा, सुरैना नामक रॉकेट भी बनाया, सुरैना नामक रोबोट भी बनाया गया है। किसके द्वारा? तो ईरान के द्वारा। तथा ये जो सुरैना रोबोट है यह लगभग 100 लैंग्वेज बोल सकता है। तथा ईरान में चाबहार बंदरगाह भी है। तथा ईरान की राजधानी आपको मिलेगी तेहरान। तथा हसन उल रूहानी यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया?
तो हाल ही में जो विश्व थैलीसीमिया दिवस है यह कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 8 मई के दिन, आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 8 मई के दिन जो है पूरे विश्व में विश्व थैलेसीमिया दिवस को मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी हमारा बिल्कुल सही है। विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 8 मई के दिन मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है उसको बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो हाल ही में जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, हाल ही में जो तमिलनाडु की सरकार है उसने अपने राज्य कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ाकर 59 साल कर दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। इससे पहले यह जो एज थी यह 58 साल थी तथा 58 साल से पहले यह एज थी 55 साल। तो सबसे पहले रिटायरमेंट की जो एज थी राज्य कर्मचारियों की तमिलनाडु में वो थी 55 साल, फिर इसको बढ़ा के 58 साल कर दिया गया था तथा इसमें 1 साल की और बढ़ोतरी करके इसको 59 साल कर दिया गया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी ने दिया मिर्जा का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में यूएनईपी ने दिया मिर्जा का जो कार्यकाल है 2 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय सद्भावना दूत है यूनाइटेड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की दिया मिर्जा, इनका जो कार्यकाल है यह 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने इनका कार्यकाल बढ़ाया है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा केन्या की राजधानी नैरोबी में। कहाँ? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में आपको मिलेगा यूएनईपी का हेडक्वार्टर। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसके मुखिया कौन है, इसके हेड कौन है? तो इंगर एडल्सन। आप इसे याद रखिएगा, इंगर एडल्सन जो है ये मुखिया हैं किसके? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के। तथा ये कहाँ के हैं? तो ये डेनमार्क के हैं। अगला हमारा है, हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक वेंटिलेटर बनाया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जो है आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक वेंटिलेटर बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि आपको मिलेगा हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तथा इसने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक वेंटिलेटर तैयार किया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ यह जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है इसने अमोघ 3 नामक मिसाइल भी बनाई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अमोघ 3 नामक मिसाइल भी बनाई है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार को हम वन क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इस पुरस्कार को वन क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार का नाम है मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार। तो हाल ही में यह 3 व्यक्तियों को दिया गया है, निकोलस सी कुप्स को, रिचर्ड एच वारिंग को और जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, यानी उपयुक्त सभी हमारा सही है। इन तीनों लोगों को दिया गया है, आप देख रहे हैं इन तीनों को दिया गया है इस वर्ष का मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार 2020। तथा इस पुरस्कार को हम वन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो जो गरुड़ पोर्टल है लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तथा इस गरुड़ पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो गरुड़ पोर्टल का पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। क्या हो जाएगा गरुड़ का पूरा नाम? तो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, यानी कि गरुड़ पोर्टल को जो है आरंभ किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। तथा इसके मंत्री कौन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के? तो हरदीप सिंह पुरी। कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जो है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया?
तो प्रतिवर्ष जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई के दिन। तो ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल सही है, प्रतिवर्ष 8 मई के दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तथा यह किसका जन्मदिन होता है? तो हेनरी डुनेंट का। किसका? तो हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन होता है 8 मई को, तथा इनका जन्मदिन विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ज्यादातर श्रम कानूनों को अगले 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने अपने यहाँ ज़्यादातर श्रम कानूनों को अगले 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। अगला हमारा है, हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग किस दर्रे से होकर बनाया गया? ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में कैलाश मानसरोवर के लिए एक नया मार्ग किस दर्रे से होकर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। लिपुलेख दर्रा आपको मिलेगा कहाँ पे? तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा लिपुलेख दर्रा, तथा यहीं से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बनाया गया है एक नया रास्ता। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा जिसका उद्घाटन किया है किसने? तो राजनाथ सिंह ने। इससे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती थी किस दर्रे से होकर होती थी? नाथुला दर्रा से। इससे पहले नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होकर की, मतलब नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो की जाती थी। अगला हमारा है, हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है 480वीं, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप की हाल ही में 480वीं जयंती मनाई गई है। कब? 9 मई के दिन। तो आप इसे याद रखिएगा, हाल ही में 9 मई के दिन महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। तथा 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तथा महाराणा प्रताप 13वें राजा थे। कहाँ के? तो मेवाड़ के 13वें राजा थे। कौन? तो महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब के दोबारा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये पहले गैर ब्रिटिश, आप इसे देखिएगा, ये पहले गैर ब्रिटिश हैं जो बने हैं किसके? मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष। तो इनका नाम है कुमार संगकारा। तथा ये दोबारा कार्यकाल के रूप में भी इन्हें चयनित कर दिया गया अध्यक्ष के रूप में मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब के। जिसे भी आप याद रखिएगा, ये पहले गैर ब्रिटिश बने थे जो मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने थे। इनका नाम है कुमार संगकारा। तथा इनका जो कार्यकाल है अब दोबारा स्टार्ट हो चुका है अध्यक्ष के रूप में मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब के। तथा ये श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, पूर्व। अगला हमारा है, हाल ही में प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की जो सुविधा है ये मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने उभरती हुई खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो FIH यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन है उसने उभरती हुई खिलाड़ी का अवार्ड दिया है लाल रेमसियामी को। लाल रेमसियामी कहाँ की हैं? तो लाल रेमसियामी है मिजोरम की खिलाड़ी। तथा इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने उभरती हुई खिलाड़ी का खिताब दिया है। इसके बाद मनप्रीत सिंह को दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर। क्या मिला गया? बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मेल की श्रेणी में, यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जो है मेल चुना गया है मनप्रीत सिंह को। और एवा डे गोडे को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक चीज और, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। कौन है? तो नरेंद्र बत्रा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में 29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो 29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है यह कब मनाया गया है? तो हाल ही में 11 मई के दिन, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में 11 मई के दिन
29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 11 मई के दिन ही आप इसे याद रखिएगा, 11 मई 1998 को किया गया था पोखरण 2 परीक्षण। तो आप इसे याद रखिएगा, पोखरण 2 जो परीक्षण था यह 11 मई 1998 को किया गया था। इसी कारण से हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। तथा इस पोखरण 2 परीक्षण को नाम क्या दिया गया था, तो ऑपरेशन शक्ति। पोखरण 2 जो हमारा न्यूक्लियर परीक्षण था, न्यूक्लियर टेस्ट था, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तथा यह किसके समय में हुआ था, तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसे आप याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पोखरण 2 परीक्षण किया गया था। नौवीं जो टेस्ट था पोखरण 2 इसको किया गया था 11 मई 1998 को। तथा पोखरण 2 को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। इससे पहले भी 1974 में हमने कर दिया था, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उनके सरकार में किया गया था पोखरण 1 परीक्षण। पोखरण 1 परीक्षण किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में 1974 में। तथा उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था, पोखरण 1 को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकैट ने एक पीकेएस 2014-55 नामक आकाशगंगा की एक उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर खींची है। तो यह जो मीरकैट उपग्रह है, मीरकैट सैटेलाइट है, यह मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका का है। तो साउथ अफ्रीका का सैटेलाइट है मीरकैट, जिसने हाल ही में पीकेएस 2014-55 नामक आकाशगंगा की एक उच्च गुणवत्ता वाली इसने तस्वीर खींची है। तो ये प्रश्न आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। मीरकैट जो सैटेलाइट है यह है साउथ अफ्रीका का। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में नीला नदी बहती है। नीला नदी को हम कहते हैं भरतपुजा नदी। इसे भी आप याद रखिएगा, जो नीला नदी है इसको इसका अन्य नाम है भरतपुजा नदी। तो यह जो नदी है यह बहती है केरल में। तथा ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में जो वेबिनार का आयोजन किया गया था, उस वेबिनार के आयोजन में नीला नदी को जानने के बारे में बताया, मतलब नीला नदी के बारे में जानने को कहा गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा जो नीला नदी है इसको भरतपुजा नदी के नाम से भी जानते हैं, यह मिलेगी आपको केरल में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है। यह पुस्तक काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यह जो पुस्तक है यह प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन, आप देख रहे हैं ये प्रिंस हैरी हैं और उनकी पत्नी है मेगन। इन्होंने राजघराना को छोड़ दिया है तथा इन्होंने साधारण जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया है। जिसे आप याद रखिएगा, ये हैं प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी है मेगन। इन्होंने राजघराने को छोड़ दिया है तथा इन्होंने साधारण जीवन व्यतीत करने का फैसला किया है। तो इनके इस बोल्ड स्टेप के कारण इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक को नाम दिया गया है फाइंडिंग फ्रीडम। तथा इस पुस्तक को लिखा किसने है, ओमिड स्कूबी और कैरोलिन डुरंड ने। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओमिड स्कूबी और कैरोलिन डुरंड के द्वारा यह फाइंडिंग फ्रीडम लिखी गई है। किसके जीवन पर आधारित है, तो जो प्रिंस हैरी हैं और मेगन है उनकी पत्नी, इनके जीवन पर आधारित है यह पुस्तक। इस पुस्तक को 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, ओमिड स्कूबी और कैरोलिन डुरंड ने। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ 2 प्रिंस और आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक है प्रिंस विलियम, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिंस विलियम। ये चर्चा में क्यों है, तो प्रिंस विलियम के द्वारा स्टार्ट किया गया अर्थ शॉट प्राइज। आप इसे याद रखिएगा, प्रिंस विलियम के द्वारा अर्थ शॉट प्राइज को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद एक प्रिंस हैं प्रिंस चार्ल्स। तो प्रिंस चार्ल्स ने क्या काम किया है, तो प्रिंस चार्ल्स ने भारत में चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड की शुरुआत की है। तो दोनों प्रिंस आप याद रखिएगा, इनसे एग्जाम में आपके प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की है। तो FIR आपके द्वार नामक जो योजना है यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारे बिल्कुल से। मध्य प्रदेश के नए जो DGP बने हैं इनका नाम है विवेक जौहरी। तो नए DGP बने हैं मध्य प्रदेश के विवेक जौहरी, इन्हीं के द्वारा यह स्कीम चलाई गई है FIR आपके द्वार। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस देश ने वैल्यू एडेड टैक्स को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है।
तो हाल ही में वैट को 5% से बढ़ाकर 15% किसने किया है? तो सऊदी अरब, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। सऊदी अरब ने जो है वैट को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। क्या है? रियाद है सऊदी अरब की राजधानी। यहाँ की करेंसी है रियाल तथा सऊदी अरब ने हाल ही में कोड़े मारने की सजा को भी प्रतिबंधित कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को स्काईट्रैक्स के द्वारा मध्य एशिया और भारत में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का अवार्ड दिया गया? तो स्काईट्रैक्स के द्वारा मध्य एशिया और भारत में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का जो अवार्ड है यह दिया गया है बेंगलोर के कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। बेंगलोर का जो कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको स्काईट्रैक्स के द्वारा मध्य एशिया और भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। तो ये जो कैंप गौड़ा हवाई अड्डा है यह आपको मिलेगा बेंगलोर में, तो इसे आप याद रखिएगा, इसी को यह अवार्ड दिया गया है। इसके बाद कुछ अन्य हवाई अड्डे भारत के हैं जो न्यूज में थे। सबसे पहले आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसकी क्या खास बातें हैं? तो यह फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना था। क्या? तो फर्स्ट सिंगल यूज्ड प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना था यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे चलाई गई थी स्कीम सर्विस वुमेन विद व्हील। कौन सी स्कीम चलाई गई थी? तो वुमेन विद व्हील नामक स्कीम चलाई गई थी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ यह एक हवाई अड्डा है हुबली एयरपोर्ट। तो हुबली एयरपोर्ट आपको मिलेगा कहाँ पे? तो कर्नाटक में आपको मिलेगा हुबली एयरपोर्ट, तथा इस हुबली एयरपोर्ट को भारत का बेस्ट उड़ान हवाई अड्डा घोषित किया गया था। क्या? तो भारत का सबसे बेस्ट उड़ान हवाई अड्डा घोषित किया गया था हुबली एयरपोर्ट को। हुबली एयरपोर्ट मिलेगा आपको कर्नाटका में, तथा भारत की जो सरकार है उसका लक्ष्य है 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य है भारत की सरकार के द्वारा। तथा भारत का 100वां जो हवाई अड्डा है वह बनाया गया था पैंगयोंग। क्या है? तो पैंगयोंग हवाई अड्डा जो कि सिक्किम में है, यह भारत का 100वां हवाई अड्डा बना था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इंदु शेखर चतुर्वेदी को, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। जो इंदु शेखर चतुर्वेदी हैं ये नए सचिव बने हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के, तथा इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आर.के. सिंह। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। आर.के. सिंह जो हैं ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं, तथा इस मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए इंदु शेखर चतुर्वेदी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जो है चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय जो हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी कि एमएसएमई जो हमारा मंत्रालय है, इस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल नामक जो है चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इसे आप याद रखिएगा, तथा इस पोर्टल का मेन काम क्या है? लघु उद्योग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अपने देश की एक गली का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा? ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में किस देश ने अपनी गली का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल ने अपने देश में एक गली का नाम रखा है टैगोर स्ट्रीट, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में रविंद्रनाथ की 159वीं जयंती मनाई गई थी, तथा उनकी 159वीं जयंती के अवसर पे जो इजराइल देश है इसने टैगोर स्ट्रीट नामक एक गली का नाम रखा था रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे। तो आप इसे याद रखिएगा। इजराइल की राजधानी आपको मिलेगी जेरूसलम में। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी, तथा यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी ऑफिशियल मुद्रा है वो है शेकेल। क्या है? शेकेल जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, तथा इजराइल की जो भाषा है वो है हिब्रू भाषा, इजराइल में बोली जाती है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस संगीत शैली के जनक थे? तो रॉक एंड रोल नामक जो संगीत शैली है उसके जनक माने जाते हैं लिटिल रिचर्ड, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो रॉक एंड रोल संगीत शैली के जनक थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है,
हाल ही में एल्सा कॉर्प जो कि एक एजुकेशन कंपनी है, एल्सा कॉर्प, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो एल्सा कॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अजिंक्य रहाणे, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से आप देख रहे हैं। अजिंक्य रहाणे जो हैं इनको एल्सा कॉर्प नामक एजुकेशन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है यह मनाया गया 12 मई के दिन। 12 मई को होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन, तथा इस बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 200वां जन्मदिन था। कौन सा? तो इस बार 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 200वां जन्मदिन मनाया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी ये थी इटली की, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे की थीम क्या रखी गई है? तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इस वर्ष की थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दर्रे के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी? तो हाल ही में नाकुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, नाकुला दर्रा, यहाँ पे नाथुला नहीं होगा, यहाँ पे नाकुला होगा। नाकुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है। इसी दर्रे के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तो आप इसे याद रखिएगा, नाकुला दर्रा। अगला हमारा है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने 2 योजनाएं चलाई हैं। पहली योजना है प्रवासी मजदूरों के लिए, उसको नाम दिया गया स्नेह परोस योजना, और दूसरी योजना है प्रोचेष्टा योजना। तथा यह जो प्रोचेष्टा योजना है यह है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। तो 2 योजनाएं चलाई गई हैं। जो स्नेह परोस योजना है यह जो है अप्रवासी, मतलब जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए चलाई गई है, और जो प्रोचेष्टा योजना है यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई गई है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। राजधानी है कलकत्ता। अगला प्रश्न हमारा जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है 9 मई 2015 को की गई थी, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो हाल ही में 2020 में जो है इसने 9 मई को 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो इसी कारण से न्यूज में है अटल पेंशन योजना। इस पेंशन योजना की जो शुरुआत है 9 मई 2015 को की गई थी, तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मई महीने के दूसरे सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।